ड्रामा के स्टार्टिंग में हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि बेहोश होती है। उसका नाम दोयू होता है। दोयू को एक आदमी ने उठाया हुआ होता है और उसके साथ एक लड़की होती है जिसका नाम सू होता है। सू मास्टर तैंग को कहती है कि आप इस लड़की को चेक करें कि क्या ये हमारे काम के लिए बेटर रहेगी। तो मास्टर तैंग आकर उस लड़की के फॉरहेड पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि ये लड़की बिल्कुल परफेक्ट है। फ्यूचर में इस लड़की के पास बहुत ज़्यादा फेम होगा और ये वेल्दी होगी। फिर सू उस आदमी से वो लड़की ले लेती है और मेड आकर उस आदमी को पैसे दे देती है। देन वो आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर सू कहती है, जैंग अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तुम्हारी एक ही वाइफ है और तुम्हारा एक ही बेटा है। इसके अलावा तुम्हारी 3 कॉन्क्यूबाइंस हैं। इसीलिए ये बच्ची भी मैं तुम्हें दूंगी ताकि ये तुम लोगों के दरमियान फूट पड़वा सके। ये कहकर वो स्माइल करने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग किंग को देखते हैं। वो काफी परेशान बैठी होती है। तभी उसके पास जैंग आ जाता है। वो किंग को कहता है, तुम फिक्र मत करो, हमारा बेटा बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। वहाँ पर सू आती है और उसके पास दोयू भी होती है। जैंग सू को कहता है कि ये छोटी सी बच्ची कौन है। तो सू कहती है कि इसको मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, शायद ये आपकी कुछ हेल्प कर सके। फिर सू सोफे पर जाकर बैठ जाती है और जैंग उस लड़की के पास आता है। वो दोयू से कहता है, तुम्हारा नाम क्या है। तो वो बच्ची बताती है कि मेरा नाम दोयू है और मुझे फिश खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। ये सुनकर जैंग स्माइल करता है। फिर जैंग दोयू को उठाकर किंग के पास लाता है। तो दोयू एक रूम की तरफ इशारा करती है और कहती है कि वहाँ पर मेरा भाई है, मुझे उसको ठीक करना है कुछ भी करके। ये सुनकर जैंग और किंग काफी परेशान हो जाते हैं। फिर जैंग दोयू को अपने साथ उसी रूम में लेकर जाता है। हम देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा होता है जिसका नाम अयान होता है। हम देखते हैं कि अयान के अंदर से ब्लैक एनर्जीज निकल रही होती हैं जो कि इविल की तरफ इशारा करती हैं। तभी दोयू भागकर अयान के पास जाती है और उसको चेक पर किस कर देती है और वो सारी ब्लैक एनर्जीज वहाँ से चली जाती हैं। अयान उठ जाता है। ये देखकर जैंग और किंग दोनों परेशान हो जाते हैं कि ये इसने कैसे कर दिया। किंग बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो अपने बेटे को वापस मिलने की खुशी में रो रही होती है। फिर हम लोग सू को देखते हैं जो कि दरवाजे पे खड़ी हुई होती है और वो भी ये सब कुछ देख रही होती है। वो सोचती है कि क्या मास्टर तैंग ने मेरे साथ प्रैंक तो नहीं कर दिया, क्या मुझे उनकी बात पर भरोसा करना चाहिए, क्या वो रिलायबल हो सकते हैं। और दूसरी तरफ हम लोग मास्टर तैंग को देखते हैं जिनकी तबीयत अचानक से खराब होती है। तो वो फौरन से मेडिसिन खाते हैं। उनके साथ एक और आदमी होता है। मास्टर तैंग उस आदमी को बताते हैं कि मुझे लगता है कि मेरा मैजिक कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो वो आदमी कहता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, इस सिटी में तो ऐसे सिर्फ 3 ही लोग हैं जो आपके मैजिक को तोड़ सकते हैं और इन तीनों के बारे में मैं जानता हूँ। उसके अलावा ऐसा कौन है। तो मास्टर तैंग कहते हैं, जरूरी नहीं है कि कोई सिटी से आया हो, कोई बाहर का बंदा आकर भी मेरे मैजिक को तोड़ सकता है। और मास्टर तैंग अब परेशान होते हैं। फिर वो आदमी कहता है कि क्या आपके पास कोई और मेथड है, क्योंकि उसको ठीक नहीं होना है। अगर वो ठीक हो गया तो नेक्स्ट मंथ ही उसकी बर्थडे पार्टी है और उसको सारी जायदाद का वायरस अनाउंस कर दिया जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। इस तरह मैं फेल हो जाऊंगा। क्या आपके पास कोई और तरीका नहीं है। तो मास्टर तैंग कहते हैं कि ये जो टेबल पर सारी चीजें रखी हैं ये सारी इविल थिंग्स हैं, हम इन सबको यूज कर सकते हैं और ये इतनी पावरफुल हैं कि ये जैंग और उसके बेटे को बहुत ही जल्द मार देंगी। तो वो आदमी उन चीजों को उठाकर खोलने लगता है। तो मास्टर जैंग कहते हैं कि इनको मत खोलना, इनमें इविल है और जो इनको खोलेगा उसके अंदर भी ये आ जाएगा। हम ये सारी चीजें जैंग को भेज सकते हैं एक गिफ्ट के तौर पर। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग दुयो को देखते हैं। वो अयान के साथ बैठी हुई होती है। तभी वहाँ से एक और बच्ची वैन वैन आ जाती है। वो अयान से पूछती है कि ये कौन सी बच्ची है और ये यहाँ पे क्या कर रही है। तो अयान सोचता है कि टर्म ब्राइड इसके लिए अभी अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि ये बहुत छोटी है, इसीलिए अब से मैं इसको अपनी सिस्टर बनाता हूँ। लेकिन जब ये बड़ी हो जाएगी तो तब मैं इससे शादी कर लूंगा, जिस तरह मेरे डैड ने मेरी मॉम से की थी। फिर वैन वैन कहती है कि ये तो वो लड़की है ना जिसको जैंग तुम्हारे पास लेकर आए हैं ताकि तुम उससे शादी कर सको। तो अयान कहता है कि ये मेरी सिस्टर है। तो वैन वैन रोने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ, ये नहीं है। लेकिन अयान उसको कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। तो वैन वैन रोते हुए वहाँ से चली जाती है और कहती है कि मैं दादी को सब कुछ बताऊंगी।
फिर वैन वैन ग्रैंडमा को अपने साथ लेकर आ जाती है। ग्रैंडमा अयान को कहती हैं कि ये लड़की तुम्हारी ब्राइड है और इसी से तुम्हारी शादी की जाएगी, तो इसलिए तुम इसको अपनी सिस्टर मत बनाओ। लेकिन अयान कहता है कि ये मेरी सिस्टर है और ये मेरी सिस्टर ही रहेगी। तो किंग ग्रैंडमा को कहती है कि आप फिक्र मत करें, ये दोनों अभी छोटे हैं और इनके लिए यही अच्छा है कि ये दोनों ब्रदर सिस्टर बनकर ही रहें। फिर ग्रैंडमा स्माइल करती है और अयान को एक ब्रेसलेट देती है। वो कहती है कि ये तुम हमेशा अपने हाथ में पहन कर रखना। उस मैजिक ब्लैक एनर्जीज को भी हम लोग देखते हैं जो कि उस ब्रेसलेट में से निकल रही होती हैं। जब अयान वो ब्रेसलेट अपने हाथ में पहनता है तो दोयू उस ब्रेसलेट को खाने लग जाती है। वैन वैन कहती है कि ये पागल लड़की तो नहीं है, ये क्यों खा रही है इसको। तो अयान कहता है कि तुम फिक्र मत करो, ये इसको नहीं खाएगी। फिर हम देखते हैं कि दोयू के उस ब्रेसलेट को मुंह में लेने की वजह से वो सारी ब्लैक एनर्जीज वहाँ से चली जाती हैं और ग्रैंडमा सोचने लग जाती हैं कि ये लड़की कौन है। मुझे तो अब इस लड़की से ही डर लग रहा है बहुत। तो किंग अयान और दोयू को कहती है कि आज हम लोगों को ग्रैंडपा के पास भी जाना है, तो चलो हम लोग वहाँ पर चलते हैं। नेक्स्ट सीन में वो सब लोग ग्रैंडपा के पास आए हुए होते हैं। ग्रैंडपा सबसे बहुत अच्छे से मिलते हैं और फिर वो दोयू को भी एक ब्रेसलेट देते हैं जिसमें से उसी तरह की ब्लैक एनर्जीज निकल रही होती हैं। दोयू उसको भी अपने मुंह में रख लेती है और भागने लग जाती है। तभी ग्रैंडपा सोचते हैं, मैं बस ये चाहता हूँ कि ये ब्लैक एनर्जीज इनका कभी पीछा ही ना छोड़े, लेकिन पता नहीं क्यों ये लड़की मुझे बहुत अजीब लग रही है। फिर ग्रैंडपा उन सबको कहते हैं कि ग्रैंडमा तुम सबका इंतजार कर रही हैं, तुम लोग जाओ उसके पास। फिर वो सब ग्रैंडमा के पास आते हैं और दोयू ग्रैंडमा के पास आकर कुछ सूंघने लगती है। तो ग्रैंडमा कहती हैं, तुम क्या सूंघ रही हो। तो दोयू कहती है कि आपके कमरे से बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ से भी ब्लैक एनर्जीज निकल रही होती हैं। ग्रैंडमा ये सुनकर स्माइल करती है। फिर दोयू ग्रैंडमा से कहती है कि क्या मैं आपको किस कर सकती हूँ। तो किंग यस में बोलती है। तो दोयू ग्रैंडमा को चेक पर किस कर देती है ताकि वो उसकी सारी ब्लैक एनर्जीज को खत्म कर सके। दूसरी तरफ हम लोग उस ओल्ड लेडी को भी देखते हैं जो कि ऊपर आती है उसी रूम के अंदर और वो दोयू को देखकर सोचती है कि ये लड़की क्या चीज है, कहीं ऐसा ना हो कि ये सब कुछ ठीक कर दे। तो वो ओल्ड लेडी ग्रैंडमा के पास आती है और जैंग को कहती है कि इनकी तबीयत पहले ही सही नहीं है और तुम इन बच्चों को भी यहाँ पर ले आए हो। तो दोयू उस ओल्ड लेडी को देखकर कहती है कि ये एक चुड़ैल है, इससे सबको नुकसान पहुँचेगा। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और जैंग दोयू के मुंह पर हाथ रखता है कि ये मत बोलो। फिर दोयू जैंग का हाथ हटाती है और ग्रैंडमा के हैंड को किस कर देती है। फिर हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता सारी ब्लैक एनर्जीज वहाँ से गायब हो जाती हैं। ये देखकर सब लोग शॉक्ड होते हैं और सबसे ज्यादा वो ओल्ड लेडी शॉक्ड होती है। फिर किंग कहती है कि अब हमें चलना चाहिए, ग्रैंडमा को आराम करने की बहुत जरूरत है। तो वो सब वहाँ से चले जाते हैं और ग्रैंडमा खड़े होने की कोशिश कर रही होती हैं। वहाँ पर मेड आती है और वो कहती है अब आप खड़ी हो सकती हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए। तो ग्रैंडमा कहती है कि इस बारे में अभी किसी को कुछ मत बताना। और क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि जब तक मैं बीमार रही हूँ उस सालों में क्या क्या होता रहा है। तो मेड थोड़ा हेजिटेट करती है। तो ग्रैंडमा कहती है कि हेजिटेट करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझे बताओ कि क्या हुआ था। तो मेड बताती है कि वो ओल्ड लेडी बहुत दफा आई है और एक दफा तो वो एक बॉक्स लेकर आई थी। ग्रैंडमा उस बॉक्स को देखती है और मेड को कहती है कि वो बॉक्स मेरे पास ले आओ। उस बॉक्स को वो जब खोल कर देखती है तो उसके अंदर एक जेड होता है। वो कहती है कि जब बॉस जिंदा थे तब तो उन्होंने ऐसा मुझे कुछ नहीं दिखाया, यानी कुछ गड़बड़ जरूर है, तुम्हें इस सब के बारे में पता लगाना पड़ेगा। तो मेड ओके कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग उसी अंकल को देखते हैं जो कि मास्टर टैंक के पास बैठा था। वो किंग के घर पर आया हुआ होता है, उसके साथ उसकी वाइफ भी होती है। तभी सेकंड अंकल अयान को कहता है कि ये ब्रेसलेट तुम्हें किसने दिया है। तो वो कहता है कि ये मुझे ओल्ड लेडी ने दिया है। तो सेकंड अंकल स्माइल करता है और उसको कहता है कि इसको हमेशा पहन कर रखना, ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है। फिर सेकंड आंट अपनी बैली पर हाथ रखती है और वो दोयू को कहती है कि क्या तुम मेरी बेटी बनना चाहोगी, क्योंकि मेरा तो कोई भी बच्चा नहीं है। तो दोयू कहती है कि क्यों, मैं आपकी बेटी क्यों बनूं? अगर मैं एक एल्डर सिस्टर बन गई तो आप अपने बेबी को खाना खिलाएंगी और मुझे भूखा रखेंगी, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं आपकी बेटी बनूं। तो सेकंड आंट कहती है कि मेरा तो कोई बेबी नहीं है। तो किंग कहती है कि क्या पता तुम इस लड़की को हग करो और तुम्हारा बेबी हो जाए। फिर दोयू चलकर सेकंड आंट के पास आती है और उसकी बैली की तरफ इशारा करके कहती है कि आपका बेबी इधर ही है। ये सुनकर सेकंड आंट और बाकी सब भी हैरान हो जाते हैं, लेकिन सेकंड अंकल कहता है कि ये तुम बच्चों की बातों पर कैसे यकीन कर रही हो। तो किंग दोयू को कहती है कि प्लीज झूठ मत बोलना। दोयू कहती है कि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ और मैं सच कह रही हूँ, बेबी इधर ही है। फिर सेकंड आंट खुश होकर खड़ी हो जाती है और कहती है मुझे हॉस्पिटल जाना होगा, लेकिन जाने से पहले वो दोयू को किस करती है और दोयू से कहती है कि मुझे भी ब्लेसिंग दे दो। तो दोयू भी उसको किस करती है। फिर सेकंड आंट वहाँ से चली जाती है।
सेकंड अंकल कहता है कि मुझे भी कुछ काम है इसलिए मुझे जाना होगा, तो वो भी वहाँ से उठकर चला जाता है। दोयू आकर किंग के पास बैठती है और किंग दोयू को कहती है कि तुम्हें पता है कि बेबी बॉय होगा या गर्ल? तो दोयू कहती है कि दोनों होंगे। अयान स्माइल करता है और कहता है अच्छा, यानी कि ट्विंस होंगे। तो किंग भी स्माइल करती है और कहती है कि हाँ, बहुत प्यारे से ट्विंस होंगे। फिर टेलीफोन पर कॉल आती है और जब किंग वो सुनती है तो उसको पता चलता है कि उस ओल्ड लेडी का एक्सीडेंट हो गया है। तो किंग उस सीन को याद करती है जिसमें दोयू ने ओल्ड लेडी को देखकर कहा था कि ये तो इविल है। फिर नेक्स्ट सीन में किंग दोनों बच्चों के साथ उस ओल्ड लेडी से मिलने जाती है और उससे पूछती है कि क्या आपकी टांगें अब ठीक हैं? तो वो कहती है कि हाँ, अब मैं बेहतर हूँ। फिर वो ओल्ड लेडी दोयू को कहती है कि जो जेड तुम्हें मिला था तुमने वो क्यों नहीं पहना? क्या तुम्हें वो पसंद नहीं आया? तो किंग कहती है कि इसको वो बहुत अच्छा लगा था लेकिन बस वो पहनना भूल चुकी है। तभी वैन वैन उन दोनों को कहती है कि क्या तुम लोग मेरे साथ चलोगे? मैंने एक शैली ली है और मैं तुम लोगों को दिखाना चाहती हूँ। फिर वो तीनों बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम उन तीनों बच्चों को देखते हैं जो कि एक हॉर्स के सामने खड़े हुए होते हैं और उस हॉर्स में से भी ब्लैक एनर्जीज निकल रही होती हैं। वैन वैन कहती है कि मुझे हॉर्स बहुत पसंद है इसलिए मैंने इसका नाम शैली रखा है। जब अयान शैली को हाथ लगाने के लिए आगे बढ़ता है तो वो अपना हाथ उस तक नहीं बढ़ा पाता और वो पीछे कर लेता है। तभी वैन वैन कहती है कि शैली को नहीं पसंद कि कोई उसको हाथ लगाए। फिर दोयू आगे बढ़ती है और वो शैली के अंदर से सारी ब्लैक एनर्जीज को भी खत्म कर देती है और फिर वो उसको हाथ लगाती है और पीछे हो जाती है। ये सब कुछ देखकर वैन वैन को बहुत गुस्सा आता है और वो उस आदमी को कहती है कि तुमने आज इसको कुछ भी नहीं देना है, इसको आज भूखा रखो ताकि ये हॉर्स मर जाए। ये मुझे अपने आप को हाथ नहीं लगाने देता और ये दोयू को लगाने दे रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो दोयू अयान को कहती है कि ये हॉर्स हम लोग ले लेते हैं क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये भूखा रहेगा तो ये मर जाएगा और मैं इसकी तकलीफ समझ सकती हूँ। तो अयान कहता है तुम फिक्र मत करो, ये हॉर्स हम लोग ले लेंगे। तो वैन वैन रोते हुए अंदर चली जाती है और ग्रैंड माँ को कहती है कि ये हॉर्स मेरा है। तो ग्रैंड माँ एक मेड को बुलाती हैं और कहती हैं कि वैन वैन को उसके रूम में ले जाओ। फिर वो किंग को बताती हैं कि हम लोगों को हॉर्सेस नहीं पसंद लेकिन ये सब कुछ वैन वैन को बहुत पसंद है, मैं उसको एक नया दिला दूंगी, लेकिन इस हॉर्स को थोड़ा बड़ा होने दो। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग किंग को देखते हैं जो कि कार में अपने दोनों बच्चों के साथ बैठी हुई होती है। वो अयान को कहती है कि तुम लोग शैली को क्यों लेना चाहते थे? तो अयान कहता है कि वो हॉर्स बहुत ही अच्छा है और उस हॉर्स ने सिर्फ दोयू को ही अपने आप को हाथ लगाने दिया और यही बात वैन वैन को अच्छी नहीं लगी, इसलिए उसने कहा कि आज उसको वो भूखा रखेगी जब तक वो मर नहीं जाता, इसलिए मैंने उसको कहा था कि हम ये अपने साथ ले जाएंगे। तो किंग ओके करती है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर सेकंड आंट भी आ जाती है और वो किंग को बोलती है कि ये बच्ची तो बहुत ही अच्छी है, शुक्र है कि तुम मुझे यहाँ पर मिल गई हो, मैंने तुम्हें बताना था कि मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर किंग वाकई हैरान होती है कि ये सब कुछ एक छोटी सी बच्ची कैसे कर रही है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग जैंग और किंग को देखते हैं, वो दोनों बैठे हुए होते हैं। तभी किंग कहती है कि ये सब कैसे पॉसिबल है? तो जैंग कहता है कि एक दफा तो कोइंसिडेंस हो सकता है लेकिन बार बार नहीं हो सकता। उसने पहले हमारे बेटे को ठीक किया, फिर ग्रैंडमा को ठीक किया और अब सेकंड आंट भी प्रेग्नेंट हो चुकी है। इसका मतलब है कि ये पॉसिबल सिर्फ कोइंसिडेंस की वजह से नहीं हुआ, ये एक सच है। अब तुम कोशिश करना कि उसको हर जगह पर मत लेके जाना, वो अभी छोटी है, वो अपना ख्याल भी नहीं रख सकती और मैं नहीं चाहता कि अब उसको कुछ भी हो। फिर किंग जैंग को बताती है कि हमें एक एंगेजमेंट पार्टी में भी जाना है, तो कल हमें उसकी जल्दी ही तैयारी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि किंग तैयार हो रही होती है। तभी दोयू के रोने की आवाज उसको आती है। वो सब भागकर दोयू के पास जाते हैं तो उसको लेग हर्ट हो चुका होता है। फिर जैंग उठाकर उसको रूम में लेकर आता है और सोफे पर बिठाता है। दोयू बहुत ज्यादा रो रही होती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है और दोयू को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है। वो उसकी मरहम पट्टी कर देता है और कहता है कि हो सकता है कि इसकी हड्डी टूट गई हो, आप लोगों को चाहिए कि आप लोग इसको हॉस्पिटल ले जाएं। तो जैंग अपने असिस्टेंट को फौरन से बुलाता है और उसको कहता है कि आज की एंगेजमेंट पार्टी के लिए मुझसे नहीं जाया जाएगा, तुम मेरी तरफ से सॉरी कर देना, ठीक है? तो असिस्टेंट ओके करके वहाँ से चला जाता है और वो सब लोग दोयू को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। जब वो सब लोग रात को वापस आते हैं और दोयू को बेड पर लिटाते हैं तो असिस्टेंट आकर उनको ये बात बताता है कि आज की एंगेजमेंट पार्टी में किलर्स आए थे और उन्होंने बहुत से लोगों को मारा है। सेकंड और फोर्थ मास्टर भी इंजर्ड हुए हैं। ये सुनकर किंग और जैंग दोनों हैरान हो जाते हैं। फिर जब वो सारे बाहर चले जाते हैं तो जैंग किंग को कहता है कि ये लड़की हमारे लिए एक लकी जेड है। तो किंग कहती है कि हाँ, तुमने सही कहा, ये लड़की हमारे लिए एक सेवियर का काम कर रही है, वो भी लाइफ सेवियर।
फिर दोयू को बेड पर लिटाने के बाद जैंग किंग को कहता है कि मुझे जाना होगा क्योंकि मुझे पता करना है कि मास्टर्स को कितनी चोटें आई हैं। तो किंग जैंग को कहती है कि प्लीज अपना ख्याल रखना और अपने साथ गार्ड जरूर लेकर जाना क्योंकि बाहर बहुत खतरा है। फिर जैंग उसको हग करके वहाँ से जाने लगता है तो अयान अपने डैड को रोक लेता है और फिर अपना ब्रेसलेट अपने डैड को देता है और कहता है कि ये ब्रेसलेट आपकी हिफाजत करेगा, इसको पहन के रखिएगा। तो डैड स्माइल करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि सारे ऑपरेशन थिएटर के बाहर डॉक्टर्स का इंतज़ार कर रहे होते हैं। डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि हम लोग फोर्थ मास्टर को नहीं बचा सके, उसके लिए आई एम सॉरी। फिर वो सब लोग भी डॉक्टर के साथ ऑपरेशन रूम के अंदर जाते हैं और जैंग जब उस फोर्थ मास्टर की बॉडी को हाथ लगाता है तो ब्रेसलेट को दिखाया जाता है जो कि ग्लो करने लगता है। जैंग कहता है कि मुझे अपने हाथ पर एक वार्म सी फीलिंग आ रही है, इसका ये मतलब है कि ये ब्रेसलेट मैजिकल है और क्या मैं इससे किसी को भी जिंदा कर सकता हूँ? मुझे लगता है कि इस ब्रेसलेट में कुछ तो नया है। हम वहाँ पर फोर्थ अंकल को भी देखते हैं जो कि व्हील चेयर पर बैठे हुए होते हैं और वो कहते हैं कि मैं भी तो इन्हीं की फैमिली से हूँ ना, लेकिन इनको देखो कि मुझे पूछा तक भी नहीं है, इनको तो सिर्फ अपनी ही पड़ी हुई है। और जैंग उस डेड बॉडी को कह रहा होता है कि मैं तुम्हारी फैमिली का बहुत ख्याल रखूंगा, हम सब तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस करेंगे। तभी फोर्थ मास्टर की एक फिंगर मूव करती है तो जैंग हैरान होकर पीछे होता है और डॉक्टर से कहता है कि आप लोग प्लीज इसको चेक करें। डॉक्टर पहले तो कहते हैं कि मुझे पता है कि आप लोग इसको बहुत पसंद करते थे, इसीलिए इसकी मौत का सदमा आप सबके लिए बहुत ज्यादा है। लेकिन जैंग कहता है आप एक दफा मेरे लिए चेक कर लें। तो जब डॉक्टर उसको चेक करते हैं तो वो वाकई होश में आ रहा होता है। फिर डॉक्टर उन सबको बाहर जाने को कह देते हैं और बाकी नर्सेस को बुलाकर कहते हैं कि जल्दी हमें इसको रेस्क्यू करना होगा। और दूसरी तरफ हम लोग जैंग और बाकी सबको देखते हैं जो कि दोबारा से ऑपरेशन रूम के बाहर इंतजार कर रहे होते हैं डॉक्टर का। फिर ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर बाहर आता है और सबको कहता है कि कंग्रेचुलेशंस, फोर्थ मास्टर रिकवर कर गए हैं और इनको अब कोई इन्फेक्शन भी नहीं है, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये सुनकर बाकी सब लोग खुश हो जाते हैं और सेकंड मास्टर कुछ सोचने लग जाता है कि ऐसा कैसे मुमकिन है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग सेकंड अंकल को देखते हैं जो कि अपने बेटे यूमिंग को कह रहे होते हैं हमें कुछ भी करके उस छोटी बच्ची को हासिल करना होगा और उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि उसको जो चीज अच्छी लगती है वो तुम अपने पास ले आओ। तो यूमिंग कहता है कि मैं अब क्या कर सकता हूँ, मुझे लगता है कि उसको शैली बहुत पसंद है इसलिए मैं वो ला सकता हूँ। तो सेकंड अंकल कहते हैं कि ठीक है तो तुम शैले को ले आओ। फिर हम लोग नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जब अयान होमवर्क कर रहा होता है और दोयू मेड को कहती है कि मुझे भूख लग रही है, मेरे लिए कुछ खाने को ले आओ। तो मेड उसके लिए एक ब्लैक सूप लेकर आती है जो कि दोयू ने ही उसको लाने के लिए कहा होता है। फिर अयान भी वो ब्लैक सूप पीता है और तभी वहाँ पर किंग और जैंग भी आ जाते हैं। किंग कहती है कि मेरे लिए भी खाना यहीं पर ले आओ, मैं भी आज अपने बच्चों के साथ ही खाना खाऊंगी। अभी वो सब लोग खुश होकर बातें ही कर रहे होते हैं तभी वहाँ से एक सर्वेंट आता है और वो बताता है कि यूमिंग शैले को लेकर यहाँ से चला गया है और जो लोग शैले का ख्याल रख रहे थे वो भी इंजर्ड हो चुके हैं। फिर सर्वेंट यहाँ से चला जाता है और अयान अपने डैड को कहता है मुझे लगता है कि सेकंड अंकल कुछ सोच रहे हैं। जैंग कहता है कि इसका क्या मतलब है? तो अयान कहता है सेकंड अंकल जब भी आते हैं वो लड़ाई झगड़ा ही करते हैं और अब उन्होंने अपने बेटे को भेज दिया ताकि वो शैले को यहाँ से लेकर चला जाए। हमें जाना होगा, हम शैले को वापस लेकर आएंगे। फिर वो खड़ा हो जाता है तो दोयू कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं भी शैले को वापस लाना चाहती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों सेकंड आंट के घर पर जाते हैं तो मेड उनको बैठने को बोलती है। तभी वहाँ से सेकंड आंट आ जाती है और मेड को कहती है कि यूमिंग किधर है? तो मेड कहती है कि वो तो हॉर्स पर बैठा हुआ है और तभी एक सर्वेंट आके बताती है कि यूमिंग हॉर्स से गिर चुका है। तो वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। तभी सेकंड आंट अयान को कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए हो? तो वो कहता है कि दोयू का एक ही बहुत प्यारा हॉर्स है जिसका नाम शैले है और उस हॉर्स को यूमिंग लेकर आ गया है, इसीलिए हम उसको वापस लेकर जाना चाहते हैं। तो सेकंड आंट कहती है ठीक है, यूमिंग वैसे भी उस हॉर्स से गिर चुका है तो अब वो राइड नहीं करेगा, तो मैं तुम लोगों के घर वो भिजवा दूंगी। तो वो दोनों बच्चे वहाँ से चले जाते हैं और सेकंड आंट के सोचती रह जाती है कि दोयू के अंदर ऐसी क्या खास बात है, जो भी उसके अगेंस्ट जाता है वो उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। फिर दूसरी तरफ हम लोग उन दोनों बच्चों को देखते हैं। जब वो घर वापस आते हैं तो किंग और जैंग उनसे पूछते हैं कि शैले का कुछ पता चला? तो अयान कहता है कि अभी हम लोग सेकंड आंट के घर से ही आ रहे हैं और यूमिंग हॉर्स पर ही बैठा हुआ था, वो उससे गिर चुका है, वो हॉस्पिटल चला गया है और सेकंड आंट ने हमसे कहा है वो उस हॉर्स को हमारे हवाले कर देंगी।
अब हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर जैंग अयान को कहता है ठीक है, तुम दोयू को रूम में ले जाओ। तो वो दोनों बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। फिर किंग जैंग को कहती है कि कुछ तो गड़बड़ है। जैंग कहता है कि मुझे लगता है कि इस ब्रेसलेट का ताल्लुक दोयू के साथ है, लेकिन किस तरह ये बात मैं नहीं जानता। हमें सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि ये ब्रेसलेट कहाँ से आया है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग जैंग को देखते हैं, जिसको असिस्टेंट उस ब्रेसलेट के बारे में बता रहा होता है कि इसकी प्राइस 50,000 वॉन है और ये एक टेम्पल से लाया गया है और ये बहुत ही पुराना है। अब ये अयान के पास होता है और बस यही उसका ओरिजिन था। तो जैंग कहता है ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। दूसरी तरफ हम लोग सू को देखते हैं, जो कि मास्टर तैंग के पास जाती है और उसको कहती है कि आपने तो कहा था कि ये लड़की उनके लिए एक बैड फेड है, लेकिन जब से वो आई है उनके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, ये सब क्या है। तो मास्टर तैंग कहते हैं कि तुम इतनी जल्दी क्या चाहती हो, हर काम को होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो तुम्हें चाहिए कि तुम थोड़ा सब्र कर लो। तो सू कुछ सोचने लग जाती है और फिर कुछ देर बाद मास्टर तैंग के साथ सेकंड अंकल बैठे हुए होते हैं और वो मास्टर तैंग को कहते हैं कि चलिए हम लोग एडवांस में अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट कर लेते हैं। फिर वो दोनों ड्रिंक करते हैं और सेकंड अंकल सोच रहा होता है कि देख लो, अब तुम्हारे साथ बहुत ही कुछ बुरा होने वाला है। जैंग, तुम्हारी फैमिली अब नहीं बचेगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग जैंग को देखते हैं, जो कि अपने असिस्टेंट के साथ कार में बैठकर कहीं पर जा रहा होता है। तभी उसकी नेक पर एक इंसेक्ट बाइट करता है। असिस्टेंट कहता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है। तो वो कहता है कि मुझे एक इंसेक्ट ने बाइट किया है। तो असिस्टेंट कहता है कि मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। जैंग कहता है कि ठीक है, ले चलो। जब असिस्टेंट कार टर्न करता है तभी पिछली ब्लैक कार के अंदर एक्सप्लोजर होता है, लेकिन जैंग सेफ होता है, उसको कुछ भी नहीं होता। फिर जब वो घर आता है तो किंग बहुत परेशान होती है। वो कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, मुझे पता चला है कि वहाँ पर जहाँ तुम गए थे एक्सप्लोजर हुआ था, तुम्हें कहीं पर चोट तो नहीं आई, दिखाओ जरा मुझे। तो जैंग कहता है कि नहीं, मुझे चोट नहीं आई है, मुझे सिर्फ एक इंसेक्ट ने बाइट किया है बस, और अच्छा हुआ कि उसने मुझे बाइट किया था। वो एक्सप्लोजर 7 मीटर्स का था और अगर मैं उस वक्त ना मुड़ता तो मेरी कार भी ब्लास्ट हो सकती थी और मैं उस ब्लास्ट से बच गया हूँ। फिर वो दोनों आकर सोफे पर बैठते हैं। तो किंग कहती है कि ऐसे ही एक बाइट इंसेक्ट आपको कैसे कर सकता है, वो भी इतनी अचानक। तो जैंग कहता है कि हो सकता है कि उसी लिटिल प्रिंसेस ने मुझे फिर से बचा लिया हो। फिर असिस्टेंट जैंग के पास आता है और उसको अपने साथ चलने के लिए कहता है। जब जैंग वहाँ से चला जाता है तो वहाँ पर सू आती है और वो बहुत टेंशन में लग रही होती है। तो किंग कहती है कि जैंग तो सेफ है, तो तुम क्यों इतनी टेंशन में लग रही हो। सू खड़ी हो जाती है और कहती है कि मेरी मॉम गिर गई थी, मैं उन्हीं की वजह से परेशान हूँ। लेकिन किंग को कुछ अजीब लग रहा होता है। दूसरी तरफ हम लोग सेकंड अंकल को देखते हैं, जिसके पास एक गार्ड आता है और उसको बताता है कि जैंग सेफ है, उस एक्सीडेंट से उसको कुछ भी नहीं हुआ। तो सेकंड अंकल शॉक्ड होते हैं और काफी गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ये प्लान फेल हो चुका हो, मास्टर तैंग ने ये सब कुछ प्लान किया था, तो ये फेल कैसे हो गया। अगर वो दोनों मरे नहीं हैं तो उन बाप बेटे को डिसेबल हो जाना चाहिए था, लेकिन वो तो बिल्कुल ठीक है, ऐसा कैसे पॉसिबल है, दफा हो जाओ अब तुम यहाँ से। तो वो गार्ड वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है सू के ऊपर, जो कि मास्टर तैंग के पास जाती है और वो कहती है जैंग और उसके बेटे को कुछ भी नहीं हुआ है, ये सब कुछ कब होगा। तो मास्टर तैंग गुस्से से खड़ा हो जाता है और कहता है कि इस सब में टाइम लगेगा, अब उनके पास शायद कोई एनर्जी आ चुकी है। ये सुनकर सू शॉक्ड हो जाती है और सोफे पर ही बैठ जाती है। फिर हमें दोबारा से वही सीन दिखाया जाता है जिसमें किंग सू के साथ थी। सू कहती है कि मेरी मॉम गिर गई थी, इसी वजह से मैं थोड़ी परेशान हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर एक मेड किंग के लिए कुछ फ्रूट्स लेकर आती है। तो किंग कहती है कि जाओ और इस लड़की के बारे में पता लगाओ, ये कल रात कहाँ पर थी। किंग को सू के ऊपर बहुत शक होता है। तो मेड कहती है ठीक है, आपका काम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग जैंग को देखते हैं, जो कि अपने डैड के पास जाता है और अपने डैड को सब कुछ बताता है। वो कहता है कि पहले तो मैं उसी ब्लैक कार के पास से जाने वाला था, लेकिन फिर मुझे एक इंसेक्ट ने बाइट कर लिया था। हॉस्पिटल जाने के लिए जब मैं मुड़ा तो तब ये एक्सप्लोजन हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब कोई करवा रहा है, ये सब इंसिडेंट्स नहीं हो सकते। मैं नहीं जानता कि ये कौन है, लेकिन मुझे शक होता है। तो डैड सोचते हैं ये तो बिल्कुल ही मेरी तरह है। जब मैं छोटा था तो हर चीज पर नजर रखता था और जब बड़ा हुआ तो अपने साथ बुरा करने वाले को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ता था, और ये तो मुझे बिल्कुल अपनी कॉपी लग रहा है। फिर जैंग कहता है कि डैड क्या आप मेरी मदद करेंगे। तो डैड उसको ब्रेसलेट देते हैं। ब्रेसलेट लेकर वो खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है।
दूसरी तरफ हम लोग सेकंड अंकल को देखते हैं जो कि मास्टर तैंग के पास जाता है और वो बहुत गुस्से में होता है। वो कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि उन दोनों को मुझे ख़त्म करवाना है और तुमने मुझसे झूठ बोला। मैंने तुम्हें पैसे भी दिए हुए हैं, तुम जानते हो ना कि तुमने मुझसे 10 मिलियन रुपीस लिए हैं, तो तुमने अभी तक वो काम स्टार्ट क्यों नहीं किया है जो मैंने तुम्हें करने को कहा था। तो मास्टर तैंग कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, उस फादर और सन का फेट कोई ऑर्डिनरी नहीं है, वो दोनों नोबल हैं, इसीलिए उनको आहिस्ता आहिस्ता ही ख़त्म करना पड़ेगा। फिर तैंग एक बैग में से बॉक्स निकालकर उसको खोलता है और सेकंड अंकल को कहता है कि इस दफ़ा उनका काम सच में ख़त्म हो जाएगा, बस तुम तमाशा देखते जाओ और फिक्र ना करना। फिर नेक्स्ट सीन में जैंग वही बॉक्स अपनी फैमिली के पास लेकर जाता है और उसके अंदर से सारी ज्वेलरी निकाल के रखता है और वो सबको बता देता है कि जेड तुम दोनों बच्चों के लिए हैं, ये रिंग मेरे लिए है और ये ब्रेसलेट मेरी वाइफ के लिए है। फिर दो यू उस सारी ज्वेलरी को चेक करती है, लेकिन उसके अंदर ब्लैक एनर्जीज नहीं होती हैं और वो सेफ होती है। तो किंग कहती है कि कल ग्रैंडफादर की बर्थडे है और हम सब वहाँ पर जाएंगे, तो हम सब यही पहन कर जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग किंग को देखते हैं जो कि दोयू को रेडी कर रही होती है। वो उसको एक नेकलेस पहनाती है। फिर वो जब उसको वही जेड पहनाने लगती है तो दोयू कहती है कि ये मैं अभी नहीं पहनना चाहती हूँ, प्लीज़ ये मुझे आप बाद में पहना देना। तो किंग स्माइल करती है। फिर उसके बाद जैंग और उसकी सारी फैमिली ग्रैंडफादर के पास जाते हैं और जैंग ये देखकर बहुत हैरान होता है कि अब ग्रैंडमदर बहुत अच्छी हो गई हैं। वो कहता है मॉम आप काफ़ी बेहतर हो गई हैं। फिर वो मॉम और डैड दोनों को विश करता है और चेयर पर जाकर बैठ जाता है। उसके बाद सेकंड अंकल और थर्ड और फोर्थ अंकल आते हैं, वो भी अपने डैड और मॉम को विश करते हैं। फिर वहाँ पर वही ओल्ड लेडी आई हुई होती है जो कि अपने भाई को बर्थडे विश करने के लिए आई हुई होती है, वो भी अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ। फिर वो भी एक चेयर पर जाकर बैठ जाती है। फिर वहाँ पर एक औरत आती है और वो सबको कहती है कि मैंने आप सब लोगों के लिए जेड प्रिपेयर किए हैं और ये सब मैंने खुद किए हैं, तो ये आप सब लोगों को लेने होंगे। फिर वो जेड सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। दो यू पहले अपने जेड से उस ब्लैक एनर्जी को ख़त्म करती है और फिर वो अयान का जेड भी ले लेती है, लेकिन तभी वो अनकॉन्शियस हो जाती है और नीचे गिर जाती है। ये देखकर जंग और किंग दोनों परेशान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं दो यू रूम में बेड पर लेटी हुई होती है और डॉक्टर उसको चेक कर रहा होता है। फिर डॉक्टर उन सबको कहता है कि ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये अनकॉन्शियस क्यों हो गई थी, मैंने इसको चेक कर लिया है। तो किंग कहती है कि डॉक्टर प्लीज़ आप इसको बचा लें। तो जैंग कहता है कि हौसला रखो, ये लड़की हमें बचाती आई है, अब इसको कुछ हो गया है तो ये अपने आप को भी ठीक कर सकती है, ये लकी है, तुम इसके बारे में इतनी फिक्रमंद मत हो। फिर डॉक्टर बताता है लेकिन दोयू को वैसे ही सिम्टम्स हैं जैसे कि अयान को लास्ट टाइम अपने डिजीज में थे। तो किंग कहती है इसका मतलब है कि कोई इसको भी नुकसान पहुंचाना चाहता है। फिर जैंग असिस्टेंट को बुलाता है और कहता है कि हम दोनों को किसी काम के लिए जाना पड़ेगा। तो अयान कहता है कि ठीक है आप लोग जाएं, मैं मॉम का और दोयू का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख लूंगा, आपको मेरी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिर जैंग उन सबको छोड़कर वहाँ से बाहर आ जाता है। असिस्टेंट जैंग को कुछ बताता है तो जैंग कहता है कि चलो मुझे ले चलो वहाँ पर। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जैंग एक चेयर पर बैठा होता है और उसके पास एक गन होती है। एक ओल्ड लेडी और एक लड़का उसके सामने नील डाउन करके माफी मांग रहे होते हैं। तभी जैंग उस ओल्ड लेडी को कहता है कि तुम काफी साल से हमारे घर पर काम कर रही हो, तुम्हारा बेटा हर वक्त गैम्बलिंग करता रहता है और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। तो वो ओल्ड लेडी कहती है कि मैंने दोयू के साथ कुछ भी नहीं किया है, लास्ट टाइम भी जब वो इंजर्ड हुई थी तो वो सब कुछ मुझे थर्ड कॉन्क्यूबाइन ने यानी सू ने करने के लिए कहा था, मेरी कोई गलती नहीं है। ये सुनकर जैंग को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अच्छा, यानी जब दोयू को इंजरी हुई थी तो उसमें तुम्हारा हाथ भी था। तो वो ओल्ड लेडी कहती है कि प्लीज मुझे मत मारो बल्कि मेरी बात सुन लो। तो जैंग चेयर पर वापस बैठ जाता है और उसको कहता है कि जो कुछ भी हुआ था मुझे शुरू से सब बताओ इस मैटर के बारे में। तो वो ओल्ड लेडी कहती है थर्ड कॉन्क्यूबाइन यानी सू मास्टर तैंग के पास गई थी और वो मास्टर तैंग के पास ही जाती रहती है अक्सर, वो मास्टर तैंग पर बहुत भरोसा करती है। इससे ज्यादा मैं नहीं जानती कि वो वहाँ पर क्या करती रहती है, लेकिन वो मास्टर तैंग के साथ बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड है। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता, प्लीज मुझे जाने दो और मेरे बच्चे की जान बख्श दो। तो जैंग खड़ा हो जाता है और असिस्टेंट को कहता है कि फौरन से पता लगाओ कि मास्टर तैंग किधर हैं अब और वो कहाँ पर रहते हैं और वो क्या करते रहते हैं। फिर दूसरी तरफ जैंग को असिस्टेंट बता रहा होता है कि हम लोगों ने मास्टर तैंग का पता लगाया था, मास्टर तैंग अब अपने घर से भाग चुके हैं और उनका कुछ पता भी नहीं चल रहा है। और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर सू भी होती है। सू सोच रही होती है कि मैंने जो एक्सप्लोजन करवाया था, मुझे लगता है कि उस सारी बात का जैंग को पता चल चुका है, इसका मतलब है कि अब मैं मर जाऊंगी, और वो रो भी रही होती है।
फिर जैंग उससे पूछता है कि मुझे बता दो कि मास्टर तैंग किधर हैं। सू कहती है कि मैं सच में उनके बारे में नहीं जानती हूँ, मुझे लगता था कि वो सिर्फ फ्यूचर बताते हैं, इसलिए मैं उससे मिलती थी। लेकिन जब अयान बीमार हुआ था तब मैं उनके पास दोबारा गई थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं एक लड़की को उनको दे दूं जिससे अयान बड़ा होकर शादी कर ले तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, इसलिए मैं दोयू को आपके पास लेकर आई थी। तो जैंग कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्टूपिड हो और पता नहीं मैंने तुम्हें अपनी कॉन्क्यूबाइन क्यों रखा था। अब मुझे ये बताओ कि तुमने दोयू के साथ क्या किया है। तो वो कहती है कि मुझे सच में नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ है, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। तो जैंग कहता है असिस्टेंट को कि जाओ और इसको जाकर किसी समंदर में डाल दो ताकि शार्क्स इसको खा लें। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि सेकंड अंकल के गार्ड मास्टर तैंग के ठिकाने को ढूंढ लेते हैं और वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जब वहाँ पर सेकंड अंकल आता है तो गार्ड्स मास्टर तैंग को नील डाउन करवाकर बिठा देते हैं और सेकंड अंकल कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने कहा कि वो दोनों फादर और सन मर जाएंगे लेकिन अभी तक तो वो जिंदा हैं। तुम लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या उन दोनों को मरवाना इतना मुश्किल काम है? तो मास्टर तैंग कहता है कि वो दोनों नोबल हैं, लेकिन तुम मेरा यकीन करो इस दफा वो जरूर मर जाएंगे। तो सेकंड अंकल कहता है ठीक है, मैं तुम्हें एक और चांस दे देता हूँ, लेकिन इस दफा अगर तुमने मुझे डिग्रेड किया तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, तुम भी मारे जाओगे। फिर मास्टर तैंग सेकंड अंकल को बताता है कि ये सब कुछ उनकी अडॉप्टेड डॉटर की वजह से हो रहा है। जब से वो उनके घर में आई है तो उनका फॉर्च्यून अच्छे से अच्छा होता जा रहा है। तो सेकंड अंकल कहते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, एक बच्ची ऐसा कैसे कर सकती है। फिर वो कुछ सोचता है और तभी उसको याद आता है कि किस तरह दोयू उस जेड को खा रही थी जो कि उसको मैंने दिया था। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और वो कहता है इसका मतलब है कि वो लड़की ब्लैक एनर्जीज को खत्म कर सकती है और इसी वजह से जैंग के आसपास जितनी भी ब्लैक एनर्जीज थी वो खत्म हो चुकी हैं, जिसकी वजह से उनकी किस्मत बहुत अच्छी होती जा रही है। फिर सेकंड अंकल का असिस्टेंट आकर उसको बताता है कि हमें सू की लाश मिली है, वो भी समंदर के आसपास, शायद वो तैरती हुई आई हो। मुझे लगता है कि ये एक वार्निंग साइन है जैंग की तरफ से। तो सेकंड अंकल मास्टर तैंग को कहता है कि कुछ भी करो लेकिन वो लोग इस दफा जिंदा नहीं बचने चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम लोग कुछ आदमियों को देखते हैं जो कि आपस में लड़ रहे होते हैं एक रोड पर। तभी वहाँ पर सेकंड अंकल की कार भी आ जाती है और असिस्टेंट बताता है कि सामने कुछ लोग लड़ रहे हैं, हम क्या करें। तो सेकंड अंकल कहते हैं कि जाओ और उनको जाकर साइड पे करो और अपनी कार निकाल लो। जब असिस्टेंट उनको कहने जाता है कि यहाँ पर मत लड़ो बल्कि तुम लोग कहीं और जाकर भी लड़ सकते हो, तो वो सारे मिलकर असिस्टेंट की धुलाई कर देते हैं और फिर वो लोग सेकंड अंकल को भी कार से बाहर निकालते हैं और उसकी भी धुलाई कर देते हैं। और फिर इधर हम लोग जैंग को देखते हैं जिसको असिस्टेंट बताता है कि आपने जैसा कहा था सेकंड अंकल के साथ बिल्कुल वैसा ही हो चुका है। तो जैंग कहता है गुड, बहुत अच्छा काम किया, अब मुझे ये बताओ कि मास्टर तैंग का कुछ पता चला। तो असिस्टेंट कहता है कि हम उनको हर जगह पर ढूंढ रहे हैं, जैसा ही कुछ पता चलेगा हम आपको जरूर बता देंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग सेकंड आंट को देखते हैं जिसके पास असिस्टेंट आता है और बताता है सेकंड अंकल को कुछ लोगों ने बहुत ही ज्यादा मारा पीटा है और वो हॉस्पिटल में हैं। ये सुनकर सेकंड आंट बहुत परेशान हो जाती हैं और कहती हैं कि मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। नेक्स्ट सीन में जब वो हॉस्पिटल आती हैं तो डॉक्टर से मिलती हैं। डॉक्टर उनको बताते हैं आपके हस्बैंड की एक लेग तो सेव है लेकिन दूसरी लेग बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हुई है और हमें डर है कि वो अपनी टांग खो ही ना बैठे। फिर डोर ओपन होते हैं और स्ट्रेचर पर सेकंड अंकल को लिटाकर ले जाया जा रहा होता है। सेकंड आंट ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा सैड होती है। फिर कुछ देर बाद जब सेकंड अंकल को रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है तो डॉक्टर उसी के पास होते हैं और सेकंड अंकल काफी बुरे तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं। फिर डॉक्टर जब बाहर निकलते हैं तो वो सेकंड आंट को कहते हैं आपको अभी अंदर नहीं जाना चाहिए, मुझे लगता है कि पेशेंट अभी मेंटली स्टेबल नहीं है और वो काफी ज्यादा शॉक में है, आपको अभी उनसे नहीं मिलना चाहिए। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। तो सेकंड आंट अपने हस्बैंड से मिलने के लिए जाती हैं और सेकंड आंट अपने हस्बैंड को कहती है कि मुझे तुम्हारी ना पहले कोई परवाह थी और ना ही अब कोई परवाह है, लेकिन अब तो तुम खुद भी जानते हो ना कि मेरे पास तुम्हारा बच्चा है और इस बच्चे को तुम्हारे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, उसको एक फादर की बहुत ज़रूरत है, इसलिए तुम्हें कोशिश करनी होगी कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ ताकि मेरे चाइल्ड को उसका फादर वापस मिल सके। और दूसरी तरफ हम लोग जैंग को देखते हैं जिससे एक ओल्ड मैन मिलने के लिए आया हुआ होता है। वो अस्टर में मास्टर तैंग ही होता है लेकिन जैंग उसको नहीं पहचान पाता है, वो भेस बदल कर आया हुआ होता है। जैंग उस ओल्ड मैन से कहता है कि मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो गई है और कोई भी उसका इलाज नहीं कर पा रहा है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो वो ओल्ड मैन यानी कि येन कहता है कि चलो मुझे उसके रूम में लेकर चलो। जैंग येन को उसके रूम में लेकर आता है
तो वहाँ पर अयान और किंग पहले से ही मौजूद होते हैं। फिर जैंग उन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है और किंग कहती है कि मास्टर आप ही कुछ कर सकते हैं, प्लीज आप कुछ करें, मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। तो मास्टर तैंग जब उसको चेक करता है तो वो कहता है कि यानी मेरा शक सही निकला, ये लड़की इन लोगों के लिए बहुत लकी है, इसलिए इनके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। तभी हम लोग देखते हैं कि शैली बहुत अजीब सी आवाजें निकालने लगती है। तो अयान कहता है कि शैली ने पहले तो ऐसा कभी नहीं किया, यानी कि कुछ तो गलत हो रहा है। तो किंग कहती है कि प्लीज आप इसका इलाज करना शुरू करें, लेकिन अयान कहता है कि डैड इनको अभी इलाज मत करने दें, इनको हम कल दोबारा बुलाएंगे, अभी शैली भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, इसलिए अच्छा यही है कि ये भी अपने घर चले जाएं। तो जैंग कहता है कि हाँ ठीक है, तुम्हें अब अपने घर जाना चाहिए, मैं कल गार्ड को भेज दूंगा और वो तुम्हें पिक कर लेगा। तो येन वहाँ से ये कहकर चला जाता है कि मैं कल वापस आ जाऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग मास्टर तैंग को देखते हैं जो कि सेकंड अंकल से मिलने के लिए जाता है। वो उसके पास जाकर बैठता है और कहता है कि मैं अभी अभी जैंग के घर से ही आ रहा हूँ और उसकी बेटी को मैं चेक कर चुका हूँ। तो सेकंड अंकल कहता है कि तुम्हें वहाँ पर क्या नजर आया? तो मास्टर तैंग कहता है कि मेरा शक बिल्कुल सही था, वो लड़की ही है सारे फसाद की जड़, उसकी वजह से मेरा कोई भी मैजिक ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि वो उस मैजिकल एनर्जीज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और उनको खत्म कर देती है। तो सेकंड अंकल कहता है कि अब तुम क्या करोगे? मास्टर तैंग कहता है कि सिर्फ एक वही लड़की अचानक नहीं मर सकती है, वो काफी पावरफुल है, और उसके अलावा एक और बात भी मुझे परेशान कर रही है कि उनके पास एक व्हाइट हॉर्स है, वो भी स्पिरिचुअल है, और जब कोई एविल उनके आसपास गुजरता है तो वो अजीब सी आवाजें निकालता है। हमें उस हॉर्स को वहाँ से कुछ भी करके हटाना होगा, वरना हमारा काम और भी मुश्किल हो सकता है। और हम लोग देखते हैं कि ये सब कुछ सेकंड आंट बाहर खड़ी हुई सुन रही होती हैं। अंदर मास्टर तैंग कहता है कि उसके बाद वो फादर और सन मर जाएंगे और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर तुम ही उस जायदाद के वारिस बनोगे और उसके अलावा कोई भी नहीं। लेकिन उनको बाहर से फिर कुछ आवाजें आती हैं। तो मास्टर तैंग कहता है कि रुक जाओ, मैं बाहर देख कर आता हूँ। तो सेकंड आंट फौरन से साइड पर छुप जाती हैं और मास्टर तैंग को लगता है कि शायद वहाँ पर कोई बिल्ली थी, तो वो भी अंदर चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग सेकंड आंट को देखते हैं जो कि किंग के साथ बैठी हुई होती है और बहुत रो रही होती है। वो उनको बताती है कि मैंने सुना है एक बहुत बड़ी प्लानिंग हो रही है, लेकिन फिर वो सोचती है कि अगर मैं इनको बताऊंगी तो ये कौन सा मेरा बिलीव करेंगे, और ये भी हो सकता है कि ये मुझे ही गलत जाने, इसलिए कुछ भी बताने का कोई फायदा नहीं है। फिर तभी जैंग के पास असिस्टेंट आता है, तो जैंग असिस्टेंट के साथ वहाँ से चला जाता है। असिस्टेंट के पास एक बॉक्स होता है और वो जैंग को देता है। तभी वहाँ पर अयान आता है और कहता है कि डैड इस बॉक्स को मत खोलें, हो सकता है कि वो इविल एनर्जी इस बॉक्स के अंदर ही हो, और मुझे ये भी लगता है कि शाले स्पिरिचुअल है, हमें शाले के पास जाना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि इस बॉक्स में क्या हो सकता है। फिर वो दोनों शाले के पास जाते हैं और पूछते हैं कि इस बॉक्स के अंदर कोई इविल चीज है। तो शाले हाँ में जवाब देती है। फिर अयान कहता है कि क्या वो जो अंकल येन आए थे वो ब्लैक मैजिक करते हैं? तो शाले यस में जवाब देती है। फिर अयान कहता है कि डैड मैंने आपको कहा था ना कि वो आदमी ठीक नहीं है। फिर वो दोनों फादर एंड सन उस बॉक्स को लेकर दुयाओ के पास जाते हैं। उस बॉक्स को खोलते हैं तो उसके अंदर एक रिंग होती है और साथ एक ब्रेसलेट होता है। जब अयान वो ब्रेसलेट निकालता है तो एक एविल स्पिरिट दुयाओ के अंदर चली जाती है और फिर दुयाओ होश में आ जाती है। तो किंग खुश होकर दुयाओ के पास आती है और उसको कहती है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, क्या तुम अब ठीक हो? तो दुयाओ कहती है कि मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे कुछ खाना है। तो किंग मेड को कहती है कि फौरन से इसके लिए कुछ खाने को लेकर आओ। फिर किंग दुया को अपने साथ लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं वो सारी फैमिली मिलकर खाना खा रहे होते हैं और वो सारे दुया के ठीक होने पर बहुत खुश होते हैं। और तभी वो बेल रिंग करती है और बहुत ज्यादा नॉइस उनको अपने कानों में सुनाई देती है। वो नॉइस बहुत इरिटेटिंग होती है। फिर जब वो नॉइस खत्म होती है तो हम लोग देखते हैं जैंग, अयान और किंग तीनों के फेस पर ब्लड लगा हुआ होता है और दुया कहती है कि मॉम डैड वो साउंड मैं खा चुकी हूँ। तो किंग दुया को थैंक्स करती है कि तुमने हमारी एक दफा फिर से जान बचा ली। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है और जैंग को कहता है कि हमें मास्टर तैंग के ठिकाने का पता चल चुका है, हम लोग वहाँ पर जाना चाहते हैं। तो जैंग फौरन से खड़ा हो जाता है और कहता है कि चलो चलते हैं। और दूसरी तरफ हम लोग मास्टर तैंग को देखते हैं जिसको ये बात पता चल चुकी होती है कि जैंग को उसके ठिकाने का पता चल गया है और वो उसको लेने के लिए आ रहा है। तो वो वहाँ से भाग जाता है। जब जैंग वहाँ पर पहुँचता है और घर की तलाशी लेता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। जब वो बाहर निकलता है तो मास्टर तैंग येन का फेस बदल कर आ जाता है। जैंग येन को पहचान लेता है और कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो मास्टर तैंग कहता है कि मैंने तुम्हारी बेटी को ठीक किया था ना, मुझे
मुझे पता है कि तुम मुझे उसी के लिए पे करने आए होगे। तो जैंग कहता है बिल्कुल, मैं आपको पे ही तो करूंगा। फिर वो गार्ड से कहता है कि इसको ले चलो। और उधर हम लोग सेकंड अंकल को देखते हैं जो कि एक कैटल नीचे गिराता है तो एक आदमी भागता हुआ अंदर आता है। वो उसको कहता है कि मेरी वाइफ को लेकर आओ। जब सेकंड आंट अंदर आती हैं तो वो कहता है कि मुझे पता है तुम कल सब कुछ सुन चुकी थी, तो अब मेरी बात गौर से सुनो। अगर मैं मरा तो तुम भी जिंदा नहीं रहोगी, क्योंकि जैंग फैमिली तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। एक तुम ही हो जिस पर जैंग फैमिली भरोसा करती, और अब तुम्हें मेरे प्लान में शामिल होना पड़ेगा, वरना तुम भी मारी जाओगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं सेकंड आंट किंग और दोयाओ के पास आ जाती है और किंग को कहती है कि क्यों ना हम इसको पार्क लेकर चलें। तो दोयाओ भी कहती है कि हाँ, मैं भी बाहर घूमना चाहती हूँ। तो किंग भी राजी हो जाती है। जब वो तीनों दोयाओ के लिए न्यू ड्रेस लेने के लिए आती हैं तो वो दोनों ड्रेस देख रही होती हैं। तभी दोयाओ पीछे खड़ी होती है और उसको एक आदमी किडनैप करके ले जाता है। दूसरी तरफ हम लोग जैंग को देखते हैं जो कि अंकल टैंग से पूछ रहा होता है कि तुम असल में कौन हो, मुझे सच सच बता दो। लेकिन तभी उसको पता चलता है कि दोयाओ किडनैप हो चुकी है। तो वो अपने गार्ड्स के साथ वहाँ से चला जाता है और तभी मास्टर टैंग अपने उस बंदे को मार देते हैं जिसको जैंग ने पकड़ा था। वो कहते हैं कि अब मैं और रिस्क नहीं ले सकता हूँ और फिर मास्टर टैंग वहाँ से जाने लगते हैं। वो इंजर्ड होते हैं, लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं तो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। एक आदमी उनके पास आता है और उनको अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ हम लोग जैंग को देखते हैं। जब वो घर पर पहुँचता है तो किंग उससे कहती है कि सब मेरी गलती है, मैं दोयाओ को प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकी। फिर वो सब मिलकर दोयू को ढूंढते हैं और अयान देखता है कि एक ओल्ड मैन एक बॉक्स लेकर जा रहा है। तो वो अपने डैड को कहता है कि एक बॉक्स को खोलें। जब जैंग उस बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर दोयू होती है और वो सब लोग दोयू को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोयू बैठी हुई होती है और तभी उसको घर के ऊपर से ब्लैक एनर्जीज निकलती हुई नजर आती हैं। तो मेड आती है और कहती है कि आपको अब चल के खाना खाना चाहिए। तो दोयू मेड को भी कहती है कि ये ब्लैक एनर्जीज निकल रही हैं, बहुत डार्कनेस है यहाँ पर। तभी वहाँ पर अयान आ जाता है और कहता है क्या हुआ मेरी सिस्टर को। तो वो कहती है कि देखो यहाँ से ब्लैक एनर्जीज निकल रही हैं। तो अयान कहता है कि तुम्हें जाकर खाना खाना चाहिए, मैं किसी को भेजता हूँ, वो इन सबको देख लेगा। फिर दोयाओ वहाँ से चली जाती है और अयान अपने गार्ड को चेक करने के लिए भेजता है। जब गार्ड वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर बहुत अंधेरा होता है और वो देखता है कि सेकंड अंकल की सारी फैमिली ही डेड हो चुकी होती है। फिर वो चीखता हुआ बाहर आता है और बाकी लोग भी घर के अंदर जाके सब कुछ चेक करते हैं। जब वो गार्ड वापस अयान के पास आता है तो दोयू कहती है कि इसके अंदर से इतनी ब्लैक एनर्जीज क्यों निकल रही हैं। फिर वो उस अंकल को बाइट करती है और सारी ब्लैक एनर्जीज खत्म हो जाती हैं। फिर अयान उस गार्ड से कहता है कि तुमने वहाँ पर क्या देखा था। तो वो गार्ड कोई जवाब नहीं देता है। फिर वो सब लोग उस गार्ड को लेकर ग्रैंडपा के पास जाते हैं और वो गार्ड ग्रैंडपा को सब कुछ बताता है कि मैंने वहाँ पर बहुत ज्यादा डेड बॉडीज देखी थी। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम लोगों को वहाँ पर दोबारा जाना चाहिए और वो खुद भी बहुत हैरान होते हैं। फिर जब वो सब वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर सामने एक बैगर बैठा हुआ होता है। वो बैगर उनसे खाना मांगता है और जब दोयू उस बैगर को खाना देती है तो वो उस पर एक बुक रखता है और दोयू को कहता है कि तुम ये ले लो। लेकिन दोयू वो बुक नहीं लेना चाहती थी। तो अयान वो बुक ले लेता है और बैगर वहाँ से चला जाता है और वो एक मैजिकल बुक होती है जो कि मास्टर टैंग की होती है। ये सब मास्टर टैंग का प्लान था। फिर नेक्स्ट सीन में वो सब उसी बुक को पढ़ रहे होते हैं और उस बुक के अंदर बहुत ही अजीब बातें लिखी हुई होती हैं। तो अयान कहता है मॉम, हो सकता है कि ये एक एविल बुक हो और हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तभी दूसरी तरफ हम लोग सेकंड अंकल को देखते हैं जिसके अंदर एक एविल स्पिरिट घुसी हुई होती है और वो एक बहुत ही अजीब तरह से बिहेव कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम लोग उस ओल्ड लेडी और उसकी ग्रैंड डॉटर को देखते हैं। वो लोग एक जगह से जा रहे होते हैं जैंग के डैड से मिलने के लिए कि तभी उनको रास्ते में मास्टर टैंग मिल जाता है। तो वो ओल्ड लेडी मास्टर टैंग को कहती है मेरी फैमिली में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, क्या आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मास्टर टैंग उनको एक सॉर्ड देता है और एक पाउडर की डिब्बी देता है जो वो कहता है कि सूप में मिला देना। फिर रात को जब वो दोनों जैंग के डैड से मिलने के लिए जाती हैं तो वो लोग सब बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आती है और कहती है कि खाना लग चुका है, आप सब लोग आकर खा सकते हैं। वैन जब दोयू के साथ उसके रूम में गई थी तो वो सॉर्ड उसने पिलो के नीचे ही छुपा दी थी। और अब उसके बाद जब सब खाना खा रहे होते हैं तो वो ओल्ड लेडी अपनी ग्रैंड डॉटर को बाहर निकाल कर ले आती है और सर्वेंट के हाथ से सूप का बाउल लेकर उसमें वो पाउडर मिला देती है और खुद अंदर ले जाती है। सब वो सूप खुश होकर पीते हैं। दोयाओ वो सूप नहीं पीना चाहती थी लेकिन किंग के बार बार इंसिस्ट करने पर उसको वो सूप पीना पड़ जाता है। और दूसरी तरफ हम लोग सेकंड अंकल को देखते हैं जिसके अंदर वही इविल स्पिरिट होती है। जब मास्टर टैंग उसके पास जाता है तो वो मास्टर टैंग को गले से पकड़ लेता है और तो मास्टर टैंग उससे कहते हैं कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। तो वो इविल स्पिरिट कहती है कि मुझे सिर्फ किसी की जान लेनी है और फिर वो मास्टर टैंग का गला दबाकर उसको मार देता है। दूसरी तरफ हम लोग ग्रैंडपा और ग्रैंडमा को देखते हैं। बाहर से एक सर्वेंट आकर उनको बताता है कि कोई आदमी बाहर आया हुआ है और उसने 2 गार्ड्स को भी मार दिया है।
जब वो दोनों बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर सेकंड अंकल होता है और वो सबको कहता है कि अब तुम में से कोई भी नहीं बचेगा, मैं तुम सबको मार डालूंगा। किंग बहुत ही ज्यादा डर रही होती है तो अयान कहता है कि मॉम आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, हो सकता है कि दुयाओ हमें बचा ले। फिर दुयाओ और अयान आगे बढ़ते हैं और अयान कुछ मैजिकल वर्ड्स बोल रहा होता है। दोयू भी उसके पीछे ही मैजिकल वर्ड्स बोलती है और फिर दुयो के पीछे एक स्पिरिचुअल टाइगर आ जाता है जो कि सारी ब्लैक एनर्जीज को खत्म कर देता है और सेकंड अंकल वहीं पर गिर जाते हैं। तभी वो ओल्ड लेडी भी वहीं पर गिर जाती है तो अयान कहता है कि आपने भी उस सूप के अंदर कुछ इविल चीज मिलाई थी ना। तो वो कहती है कि मैं ये सिर्फ इसलिए करना चाहती थी ताकि हमारी फैमिली इस वॉर्स लड़की से बच सके। मुझे इस लड़की के ऊपर पहले ही बहुत ज्यादा शक था और मैं तुम सबको उससे बचाना चाहती थी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो जैंग के डैड कहते हैं कि अब तुम यहाँ से चली जाओ और दोबारा कभी ये मुड़कर भी ना देखना। तो ओल्ड लेडी कहती है कि मैं तो तुम्हारी बायोलॉजिकल सिस्टर हूँ, तो मुझे ऐसे कैसे निकाल सकते हो। लेकिन जैंग के डैड उसको वहाँ से निकाल देते हैं और फिर सारी बैड एनर्जीज खत्म हो जाती हैं और जैंग फैमिली एक दफा फिर से हैप्पी हो जाती है। इसी सीन पर हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।